हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी थर्ड ईयर, सेम आपका 6, कोड है 6006 या कहीं पर ये 606 लिखा हुआ होता है। अगर आपका सेम और कोड नहीं मैच करता हो तो आप परेशान ना होना। आप अपने एक्ट, वुमेन एंड चाइल्ड, महिला एवं बाल कानून, इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, नारी संपदा क्या है। अब से पहले मैं आपके काफी क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दिए हुए नंबर पे एसएमएस करके हमसे बात कर सकता है और पेमेंट करके अपने नोट्स खरीद सकता है। और अगर किसी को लॉ से संबंधित डाउट है तो एसएमएस करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिएगा। जब आप प्लेलिस्ट देखोगे आपको वहां पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के एक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो आपका सिलेबस ही है, ध्यान रखना। जैसे मुस्लिम लॉ, प्रॉपर्टी, लेबर, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू, ये सभी क्या है, आपका ही सिलेबस है, आप परेशान ना होना। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन में चलने से पहले एक बात और बता देता हूं। हमारा जैसे ये यूट्यूब चैनल है, इसी प्रकार से हमारा व्हाट्सअप चैनल है जिसका नाम रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उसे फॉलो करना। वहां पर आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही हमारा एक जीआर लॉ क्लासेस ऐप है, वो पूरी तरह से अब चालू हो चुका है। जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे वहां पर आपको लॉ से संबंधित चीजें, टेस्ट सीरीज, वीडियोस, ये मॉक टेस्ट, ये सब चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगे, ठीक है। ज्यादा बात न करते हुए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नारी संपदा क्या है। आने की जो संभावना है 80% प्लस बनी रहती है और ये 20 और 10 नंबर में ज्यादा आता है, ठीक है। नारी संपदा से मतलब है किसी नारी के नाम पर, नारी यानी महिला, महिला के नाम पर संपत्ति आना या संपत्ति पे अधिकार होना। किसका? महिला का। महिला का संपत्ति पर अधिकार। क्वेश्चन है हमारा 6, नारी संपदा क्या है, इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इस प्रकार दे सकता है। इंग्लिश को आप अपने सुविधा अनुसार देख सकते हो। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 में दिए गए हिंदू स्त्री के संपत्ति के अधिकार की समीक्षा कीजिए। यह एग्जामिनर आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ लेगा, हिंदू स्त्री की संपदा से संबंधित विधि का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अब देखते हैं उत्तर। हिंदू नारी संपदा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पारित होने से प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू स्त्री द्वारा अर्जित संपत्ति दो प्रकार की होती थी। देखो, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम वाला जो एक्ट है 1956 में लागू हुआ था। उससे पहले जो महिलाओं के नाम पर जो संपत्ति रहती थी वो किस प्रकार थी? दो प्रकार से होती थी। स्त्री धन, जो उसकी पूर्ण संपत्ति होती थी। दूसरा नारी संपदा, जिसे उसको सीमित अधिकार था। एक क्या था? नारी के नाम पर पूर्ण संपत्ति होती थी, मतलब नारी के नाम पर आप संपत्ति तो कर सकते हो, लेकिन दूसरा क्या था, उसके अधिकार सीमित रहते थे। कब? 1956 से पहले। पूर्ण संपत्ति मतलब हम संपत्ति उसके नाम पर जितनी भी करना चाहें वो उसके नाम पर कर सकते हैं, लेकिन उसके जो अधिकार थे सीमित थे। अतः नारी संपदा वह संपत्ति है जो कोई नारी किसी पुरुष या नारी से दाय या विभाजन से प्राप्त करती है। दाय मतलब होता है किसी हिस्से से, अधिकार से प्राप्त करना। नारी संपदा को विधवा संपदा या सीमित संपदा के नाम से भी पुकारा जाता था। कोई हिंदू नारी नारी संपदा को अपने जीवन भर उपभोग कर सकती थी। एक बात ध्यान रखना, जो नारी संपदा है पहले इसे विधवा संपदा और सीमित संपदा के नाम से जाना जाता था। एग्जामिनर अगर आपसे कहे कि विधवा संपदा और नारी सीमित संपदा का अर्थ बताइए तो आप परेशान ना होना, ये नारी संपदा के बारे में ही पूछता है। तो यहां पर बोला है, जो नारी संपदा वह संपत्ति है जो कोई नारी किसी पुरुष या नारी से दाय या विभाजन से प्राप्त करती है, या तो उसके हिस्से में आ गई हो महिला के नाम पर, ठीक है, या उसको विभाजन के तौर पर दे दी गई हो, ठीक है। जैसे पति के नाम पर संपत्ति थी, पत्नी के नाम पर चली गई, जैसे पति की मृत्यु हो जाती है, या हिस्से में या खरीद कर दाय अधिकार से उसके नाम पर आ गई, तो उसके जो महिला के जो अधिकार रहते थे वो सीमित होते थे।
कोई हिंदू नारी नारी संपदा को अपने जीवन भर उपभोग कर सकती थी। उसका जब तक ही अधिकार रहता था, जब तक वो जीवित रहती है, जीवन के मरने के बाद उसका उस पर कोई अधिकार नहीं रहता था। अब कहोगे सर संपत्ति पर मरने के बाद तो कोई अधिकार रहता ही नहीं है। अधिकार मानव का संपत्ति पे मरने के बाद भी बना रहता है। एग्जाम्पल के जरिए से समझा देता हूं। जैसे ए है, ए के नाम पर ये कोई खेत है, दुकान है या कोई और प्लाट है, ये ठीक है। अब ए की क्या हो जाती है, पहले ए का क्या है, कोई पुत्र है, पुत्र का पुत्र है, ठीक है। ऐसे चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ भी हो। अब ए की क्या है, मृत्यु हो जाती है, तो ये ए की जो संपत्ति है इसके पुत्र बी के नाम पर आएगी। अब सपोज करो बी की भी मृत्यु हो गई और ए और बी की दो एक साथ ही मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये ए और बी की जो संपत्ति है किसके नाम पर होगी, सी पुत्र के नाम पर, यानी नाती के नाम पर। तो अब क्या है, जो ए का जो अधिकार है भाई, इसकी जो संपत्ति है इसके पुत्र के पुत्र को गई, तो इसका अधिकार तो इसमें बना रहा, तो मरने के बाद भी उसी का अधिकार है। अगर ये संपत्ति किसी अनजान व्यक्ति के नाम पर जाती तो यहां पर कहा जाता कि ये जो ए की जो संपत्ति थी उस पर ए का अधिकार अब नहीं रहा है मरने के बाद, उसकी पीढ़ी में ही जाना, उसके पुत्र के पुत्र को ही जाना, तो ये कहा जाएगा कि ए का ही इस पे अधिकार है, ठीक है। और यहां पर बोला है वो अपने जीवन भर उसका उपभोग कर सकती थी, लेकिन उसकी संपूर्ण स्वामिनी नहीं होती थी। आगे चलते हैं, देखते हैं। यह केवल निम्नलिखित 3 परिस्थितियों को छोड़कर किसी अन्य परिस्थिति में संपत्ति का अन्य संक्रमण नहीं कर सकती थी, ठीक है। संक्रमण का मतलब होता है, संक्रमण का अधिकार जताना, अंतरण करना। मतलब जैसे ए के नाम पर ये खेत, दुकान, प्लाट था, या किसी के नाम पर कोई संपत्ति होती है तो उसे अधिकार होता है, वो बेच सकता है, दान कर सकता है, वितरण कर सकता है, खाली अपने प्लॉट को रख सकता है, वो उसका उस पर संपूर्ण अधिकार रहता है। तो यहाँ पर संक्रमण मतलब अंतरण करने का जो अधिकार होता है, कानूनी आवश्यकता, संपदा के लाभ के लिए, तीसरा उत्तरभोगियों की सहमति। हिंदू स्त्री अपने जीवन काल में यदि चाहे तो उत्तरभोगियों के पक्ष में समर्पण कर सकती थी। समर्पण मतलब अपने जीवन काल में जो उत्तरभोगी हैं उनको संपत्ति दे सकती थी। उसकी मृत्यु के पश्चात संपत्ति उसके दायदों को ना प्राप्त होकर संपत्ति के गत पूर्व स्वामी के दायदों को प्राप्त होती थी। देखो यहां पर बोला है, अगर महिला जीवित है और उसके नाम पर संपत्ति है तो क्या है, महिला अगर चाहे तो वो किसी के भी नाम पर उत्तरभोगी मतलब संपत्ति दे सकती है अपनी मर्जी से, ठीक है। लेकिन अगर महिला की मृत्यु हो गई तो महिला के जो दायद हैं, दायद मतलब जिससे उसके नाम पर जो संपत्ति आई थी उसी व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को जाएगी। जैसे ए है और ये बी है, ये पति है, ये पत्नी है, ठीक है। अब पत्नी के नाम पर क्या है, कोई संपत्ति है, संपत्ति में ये कुछ भी हो सकता है, खेत, दुकान, प्लॉट, ठीक है। अब ये ए है, ए ने ही इसके नाम पर क्या है, ये प्लॉट या संपत्ति करी थी कि भाई मेरी पत्नी है, इसके नाम पर दे दो या अधिकार है, इसे यूज करने दो। अब बी अगर जो महिला है ये अगर जीवित है, ठीक है, तो ये किसी के नाम पर उस संपत्ति को कर सकती है या उसको उपभोग करने के लिए किसी को दे सकती है, अंतरण कर सकती है। लेकिन अगर ये महिला की मृत्यु हो जाती है तो भाई महिला अपने जैसे बहन को, अपने भाई को, अपने पिताजी को ऐसे नहीं जाएगी संपत्ति, ये कहां पर जाएगी, पूर्व दायदों को। मतलब भाई संपत्ति किसने दिलाई थी, ए ने दिलाई थी, पत्नी किसकी थी, ए की थी, तो ये संपत्ति अचानक से ऑटोमेटिक जो है ए के अंतर्गत चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर बोला है उसकी मृत्यु के पश्चात संपत्ति उसके दायदों को न जब प्राप्त होकर संपत्ति के गत पूर्व स्वामी के दायदों को प्राप्त होती थी। स्त्री धन के ऊपर नारी का स्वामित्व होता था। अब बात कर रहे हैं, तो ये जो संपत्ति है किसे यहां पर चली जाती थी, मतलब उसके पति ने उसके नाम पर दिलाई थी, उसी के नाम पर चली जाती थी। ये पहली क्या थी, प्रथा चली आ रही थी, कब से, 1956 के एक्ट के लागू होने से पहले, ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे। परंतु अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 14 में हिंदू नारी संपदा को समाप्त कर दिया है तथा नारी को ऐसी सभी संपत्ति पर स्वामित्व प्रदान किया गया है जो उसके धारा
उसके द्वारा धारा 14 के उपखंड 2 को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त की गई हो। जो पहले जो अधिकार थे भाई, महिला के मरने के बाद उसकी संपत्ति पूर्व दायदों को, मतलब जो जिसने दिलाई थी उसको चली जाती थी। लेकिन अभी मैंने एग्जांपल दिया था मरने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला रहता है। तो यहां पर क्या है, अब इस चीज को अच्छे से समझेंगे। ये तो बंद हो गई थी 1956 से। धारा 14 का कहना है कि यदि हिंदू नारी द्वारा अधिकृत कोई संपत्ति, अधिकृत मतलब उसके अधिकार में जो संपत्ति है, चाहे वो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो, पूर्ण स्वामी के रूप में धारित की जाएगी, न कि सीमित स्वामी के रूप में। अब यहां पर क्या बोला है, जो पहले जो व्यवस्था चलती आ रही थी 1956 से पहले, कोई दिक्कत नहीं है, चली आ रही थी, चलने दो। लेकिन अभी जो महिला है वो जीवित है या उसके नाम पर कोई संपत्ति है, पहले कैसा अधिकार था, सीमित अधिकार था, महिला खत्म हो गई, अधिकार खत्म हो गए, या जो ए था या कोई और था उससे अपने अधिकारों को कभी भी छीन करा सकता था। लेकिन अब 1956 जो लागू हुआ उसने क्या बोला कि महिला के नाम पर इस एक्ट के लागू होने से पहले या होने के बाद कोई संपत्ति आती है तो अब वो उसकी पूर्ण स्वामिनी होगी, ना कि सीमित स्वामी। सीमित अर्थ थे यहां पर, लेकिन अब बोला है इसके बाद में कि जो अब जो अधिकार होगा वो पूर्ण अधिकार होगा, कोई उसके अधिकारों को ना मरने के बाद ना उससे पहले कोई उसे छीन सकता है। मुसम्मत मोहिंद्रो बनाम करतार सिंह, इसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जब किसी स्त्री के पास कोई संपत्ति मर्यादित संपत्ति के रूप में होती है तो वह संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी होती है और उसकी मृत्यु पर यह संपत्ति उसके पूर्व मृतक लड़के की लड़की को मिलेगी, न कि उसके पति की बहन को। अब यहां पर क्या बोला है, जो लड़का जो स्त्री होती है वो पूर्ण स्वामिनी होती है और स्त्री की मृत्यु के बाद या उसके पूर्व मृतक लड़के की मृत्यु के बाद, जैसे कोई लड़का है उस महिला पे उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद उसकी नातनी है तो वो संपत्ति उसकी नातनी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, ना कि स्त्री अपनी बहन को या अपने भाई को देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसमें एक एग्जांपल यानी केस नंबर 2 फिर ऐड किया है। श्रीमती मुन्नीसा बेगम बनाम तमो रांसा राज गोपाल, चारूमूल 1977, एपी आंध्र प्रदेश का ये केस है। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि धारा 14 यानी धारा 14 जो स्त्री की संयुक्त संपदा को पूर्ण संपदा में परिवर्तित कर देती है, संयुक्त स्थिति को तथा संयुक्त परिवार के कर्ता के अधिकारों को प्रभावित नहीं करती। यहां पर बोला है ये जो सेक्शन 14 है, ये जो पहले जो संयुक्त संपदा थी, मतलब जो सीमित संपदा थी महिला के नाम पर, अब उसे क्या कर दिया, पूर्ण अधिकार कर दिया। अब लेकिन ये जो पूर्ण अधिकार है ये किसी के अधिकारों को सीमित नहीं करता है, ना ही किसी से छीनता है। आगे चलते हैं। धारा 14 प्रथम खंड के अनुसार जो भी संपत्ति स्त्री के कब्जे में जाती है तो वह उसकी पूर्ण स्वामिनी हो जाएगी। यह बात इस बाद में कही गई है। कहने का मतलब यह है ये किसी के अधिकारों को सीमित नहीं करती, ना ही किसी को रोकती है, बशर्ते कि सेक्शन 14 ये तो महिला को और पूर्ण अधिकार देती है, उसे स्वामिनी बना देती है। ठीक है, यहां पर केस नंबर 3 एग्जांपल नंबर 3 हमने ऐड किया है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम कोकिला देवी, इसमें कहा गया कि कोई भी संपत्ति उसके कब्जे में अधिनियम प्रारंभ होने से पूर्व आई हो या अधिनियम के लागू होने के बाद, मतलब जो अधिनियम था 1956 उसके लागू होने से पहले या बाद में जो संपत्ति के स्त्री के नाम पर जो संपत्ति आई है कब्जे में आई हो तो वह उस संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी हो जाएगी। मतलब कहा है एक्ट के लागू होने से पहले कुछ भी रूल्स रहे हो, लेकिन जो एक्ट के लागू होने से पहले अगर किसी महिला के नाम पर संपत्ति है या उसके बाद में अगर किसी महिला के नाम पर संपत्ति होती है तो पहले के रूल्स को भूलते हुए वो संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर बाई मिस्टेक 3 हो गया है, ये 4 है। पंचानन सामान्य बनाम श्रीमती लक्ष्मी मंडल 1989 का ये केस है। एक बात और बता रहा हूं, आप जितने केसेस लिखोगे उतने ही ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर आपसे प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पर केसेस की मात्रा हमने अच्छी रखी है। इसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि जहां वादग्रस्त संपत्ति पत्नी को उसके जीवन काल में भरण पोषण के लिए दी गई हो। ऐसा होता है जब पति पत्नी में कोई मतभेद होता है या पति अपने जीवन काल में ही ये कह देता है कि भाई मेरे मरने के बाद पता ना क्या हो, बच्चे तुम्हें खाना पानी दें या ना दें, तो मैं संपत्ति आपके नाम पर कर देता हूं। यानी कि आप अपना भरण पोषण करना, देखो दो प्रकार से होता है। एक तो तलाक के बाद जो महिला है वो डिमांड करे कि मुझे संपत्ति में से हिस्सा दो, मैं भरण पोषण अपना पालन पोषण कैसे करूंगी। या पति ऐसा सोचे कि भाई ना जाने मेरे मरने के बाद या बच्चे इसे परेशान करे तो इसके नाम पर संपत्ति कर दे। तो मतलब कहने का मतलब है भरण पोषण के नाम के आधार पर जब महिला को संपत्ति जाती है तो जीवन काल में भरण पोषण के लिए दी गई हो, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसका उस संपत्ति में हित सीमित अधिकार है। अब ये नहीं कहेंगे कि ये तो सिर्फ आपको भरण पोषण के लिए दी गई है, आपका जैसे ही मृत्यु होगी तो आपका अधिकार यहां से समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वरन वह धारा 14(1) के अंतर्गत उस संपत्ति पर पूर्ण अधिकार रखेगी। पूर्ण अधिकार का मतलब क्या है? उसका पुत्र हो या पुत्र की पुत्री या पुत्र हो, मतलब उनको वो संपत्ति चली जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 1 है। या दूसरी बात, अगर महिला का तलाक के आधार पर भरण पोषण के लिए कोई संपत्ति उसके नाम पर हुई है तो ये लड़की के पिता को या भाई को मिलेगी। ठीक है, अगर उस पर कोई संतान नहीं है तो, अपवाद के रूप में बता रहा हूं, तलाक के आधार पर भरण पोषण के लिए भूमि का टुकड़ा मिला है, अब उस महिला की मृत्यु हो गई है और उस पर कोई संतान नहीं है, तो लड़की के माता पिता या उसके भाइयों को वो संपत्ति मिलेगी। नंबर 1 रंग नायकी। और दूसरी बात, इन सभी के अपवाद फिर मिलते रहेंगे आपको। जो मैंने अभी फैक्ट बताया है इसके फिर कहीं ना कहीं कोई एक अपवाद मिल जाएगा। तो मैं लॉ में कह के चलता हूं, किसी भी फैक्ट को, किसी भी केस को सर्वथा सत्य नहीं मानना है। रंग नायकी नामनी, देखो ये नायकी है, ये नामनी है, ये मैं है। ठीक है, रंग नायकी नामनी अमलेश निवास राघव मद्रास। इसमें कहा गया है कि जहां किसी स्त्री को कोई संपत्ति किसी वसीयत के अंतर्गत दी जाती है, मतलब उसके नाम पर करी जाती है, और उसमें उसको जीवन हित प्रदान किया जाता है जिससे वह अपना भरण पोषण कर सके, वहां अधिनियम के लागू होने के बाद वह जीवन हित से संबंध संपदा उसके पूर्ण स्वामित्व में बदल जाएगा, जैसा धारा 14 में है। जैसे यहाँ पर बोला है, देखो यही बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे भी अगर कोई महिला है, उसके नाम पर कोई संपत्ति की गई है भरण पोषण के आधार पर, तो वो उसके अधिकार में रहेगी, पूर्ण संपत्ति उसके अधिकार में चली जाएगी। यहाँ पर एक और है, इसे करना एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, यानी केस नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। देखो मैंने यहाँ पर केस अच्छे खासे लिखे हैं, लेकिन आपको पेपर में क्या है 3 कम से कम या 4 आपको केसेस लिखने हैं, ध्यान रखना। जारी संपदा की प्रकृति। नारी द्वारा दाय में प्राप्त की गई संपत्ति, मतलब उसके अधिकार में जो संपत्ति आती है, संपत्ति में नारी का अधिकार सीमित होता है, उसकी स्थिति स्वामिनी की होती है। यद्यपि इस रूप में उसके अधिकार सीमित होते हैं, कुछ परिबंधों के साथ संपत्ति पर उसका स्वामित्व संपत्ति के स्वामी के समान होता है। मतलब जैसे हम उसके नाम पर संपत्ति करते हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिन्हें अधिकार सीमित ही रहते हैं। अगर उसके नाम पर संपत्ति है, कुछ अधिकारों को छोड़कर सीमित रहते हैं, नहीं तो वो उसकी पूर्ण स्वामिनी ही रहती है। आगे चलते हैं। कानूनी आवश्यकता तथा उत्तरभोगियों की सहमति के बिना किए गए उच्च संक्रमण का परिणाम। किसी सीमित हित रखने वाली नारी द्वारा, मतलब सीमित हित मतलब किसी संपत्ति पर किसी महिला का सीमित हक है और वो उस पर सीमित अधिकार रखती है, किसी कानूनी आवश्यकता या उत्तरभोगियों की सहमति के बिना यदि संपत्ति का कोई अन्य संक्रमण किया गया है। देखो यहां पर बोला है जो महिला है उसके नाम पर जो संपत्ति है उसमें जो उसका अधिकार जो है सीमित है, उसके बाद उसने उत्तरभोगियों या आवश्यकता के अनुसार बिना परमिशन के उसने किसी को अंतरण किया है, तो किसने? महिला ने। तो वह
समीपस्थ उत्तर भोगियों पर बाध्यकारी नहीं होगा, परंतु वह अन्य संक्रमण उत्तर भोगियों के लिए शून्य नहीं शून्यकरणीय होगा। अब उसका जो अधिकार था वो सीमित था, लेकिन उसने क्या करा, उस संपत्ति को अंतरण कर दिया। ठीक है, अंतरण मतलब किसी और को दे दिया। अब यहां पर उस महिला ने उसे किसी और को अंतरण कर दिया, और अधिकार कैसे थे, सीमित थे। तो यहां पर कहा जाएगा जो उत्तर भोगी थे, उत्तर भोगियों के मतलब उसके जो पुत्र के पुत्र या पुत्री की पुत्री या मतलब कोई भी हो, उसकी जो संतान थी उसके अधिकार में जानी थी। तो इनके जो अधिकार रहेंगे वो शून्य नहीं है, शून्यकरणीय है, वो उन्हें उनसे वापस ले सकते हैं उस संपत्ति को। ठीक है, तो ये थे यहाँ पर महिला के अधिकार। यह क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, ज्यादा टफ लैंग्वेज नहीं थी, समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कहीं कोई त्रुटि रहती है, प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ, गलती ना हो ये भी प्रयास करता हूँ। लेकिन जब हम कंटिन्यू स्टडी कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो थोड़ा बहुत, गर्मी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा बहुत ऊपर हो जाता है, तो आप परेशान ना होना और उसे कोऑपरेट करने का प्रयास करना। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।